नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसको लेकर होगी बात साकी। किस तरह से जो कोहरे की मार उत्तर भारत झेल रहा है, मौसम को लेकर क्या है जानकारी। लेकिन सबसे पहले न्यूज एट 10 में रुख करते हैं सुर्खियों का। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज इंदौर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है इस बार की थीम। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर ली पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों की जानकारी। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया निर्देश। सचिव सीमा प्रबंधन और एमडीएमए के सदस्य आज करेंगे जोशीमठ का दौरा। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 समूह की आज से कोलकाता में शुरू होगी बैठक। फाइनेंस ट्रैक के तहत 3 दिन तक होगी अहम बातचीत। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर। अगले कुछ दिन तक यही हालात रहने के आसार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। मौजूदा राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के औपचारिक सत्ता ग्रहण के खिलाफ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुसे प्रदर्शनकारी। नोवाक जोकोविच ने जीता करियर का 52वां एकल खिताब। अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को शिकस्त देकर एडलेड इंटरनेशनल पर किया कब्जा। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो आज 9 जनवरी है और हर साल इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई और हर 2 साल पर इसे मनाया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। कल से इंदौर में इस खास मौके पर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर पहली बार एक डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये प्रदर्शनी प्रवासी छात्रों के लिए भारत को जानने और समझने का मौका दे रही है। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने वहां का जायजा लिया। आइए देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग ने इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक प्रदर्शनी लगाई है और वो प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाशन विभाग की कुछ महत्वपूर्ण किताबें। वो महत्वपूर्ण किताबें जो पढ़ने वाले बच्चे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होती है। प्रकाशन विभाग की वो किताबें हैं, पैम्फलेट्स है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो भी तब जब G20 की अध्यक्षता भारत करता हुआ आ रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षण का केंद्र जो इस वक्त यहाँ पर इस एग्जीबिशन में है, वो है ये डिजिटल किताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब ये देश मना रहा है तो लोग ये जान रहे हैं कि किस तरीके से ये देश आज़ाद हुआ था, किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ साथ अगर आगे बढ़े तो भारत के विकास में प्रधानमंत्री के जो विज़न है, वो प्रधानमंत्री का विज़न किस तरीके से काम कर रहा है। प्रकाशन विभाग की जो किताबें हैं वो भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं। और जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय इसको किताबों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये देखिए स्वराज सीरियल, आपका अपना स्वराज सीरियल, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला वो स्वराज धारावाहिक जो आज़ादी की पूरी कहानी बता रहा है। तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं उनके संबंधित किताबें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो लोग रहे हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। कुछ छात्र हमारे बीच हैं, आप इस प्रदर्शनी में हम देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्या खास नजर आ रहा है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि प्रकाशन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी है, जो हमें भारत की सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास को जानने के बारे में बहुत उपयोगी रहता है। हमारे साथ प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या उद्देश्य इस प्रदर्शनी को बताने का? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रकाशन विभाग की बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी बुक्स होती है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होती है, तो इनके बारे में लोगों को मालूम चले और हमारा बुक्स का प्रमोशन हो और लोगों में पढ़ने की जो है रुचि दोबारा से जागृत हो। प्रवासी भारतीय जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या ये माने कि भारत अपने भविष्य को, ना सिर्फ भविष्य को बता रहा है बल्कि वर्तमान को भी बता रहा है, ना सिर्फ भूत को बता रहा है, वर्तमान को भी बता रहा है और भविष्य को भी बता रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसमें मैंने देखा है कि जो हमारी आर्ट कल्चर की जो बुक्स है, पेंटिंग्स की, उसमें उसके लिए उनको बहुत रुचि हो रही है। और कई प्रवासी भारतीयों को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो योजना कुरुक्षेत्र बाल भारती जो वो पढ़ते आए हैं, जो वो इंडिया में पढ़ी थी, वो अभी भी निकल रही, तो उनको बहुत, ये उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। जो छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर वो प्रवासी छात्र जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको हमारे भारत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इंदौर से। आदित्य, अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मैं जिक्र करूं तो किस तरह से एक सेतु के रूप में सरकार और प्रवासियों के बीच कैसे आपसी समझ, सामंजस्य, जुड़ाव को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, सहयोग भी बढ़ रहा है, और जहां तक हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी अंकित करेगा ये प्रवासी सम्मेलन। बिल्कुल सही कह रही हैं आंचल आप। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि जो प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच रहे हैं वो दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, जो आप चर्चा कर रही हैं, उसमें भी वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और जिस जगह पर यह सम्मेलन हो रहा है, ये वो इंदौर शहर है जहां पर 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंदौर शहर में शुरू हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर। और भारत स्टार्टअप्स में दुनिया भर में एक अलग अपनी छाप बना चुका है। अब थोड़ी देर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे और वो प्रवासी भारतीय जो दुनिया भर के अलग अलग कोने कोने से यहां पहुंचे हैं और उन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से उनको सुनने और देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, वो तमाम अलग अलग देशों के जो प्रवासी भारतीय हैं वो एक ही जगह मौजूद है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति जो है वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 4 देशों के मंत्री जो हैं वो भी इस सम्मेलन में आ रहे हैं और एक डाक टिकट यहां से जारी किया जाएगा। सुरक्षित
जाएं, प्रशिक्षित जाएं, ये एक डाक टिकट होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, आजादी का अमृत महोत्सव, किस तरीके से देश को आजादी मिली, कितना बड़ा योगदान उन अनसंग हीरोज का था, शायद जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हो पाई थी। एक भव्य प्रदर्शनी बनाई गई है और वो प्रदर्शनी डिजिटली प्रदर्शनी है, जो ना सिर्फ जो प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शिरकत करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन प्रवासी भारतीयों को ना सिर्फ डिजिटल इंडिया की एक तस्वीर बताएगी, किस तरीके से डिजिटली काम कर कर इंडिया आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर को तमाम अलग अलग संदेश दे रहा है, वैसे ही उनको यह भी बताएगी कि जिस भारत से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जिस भारत से उनका लगाव है और जो प्रेम उनको जिस भारत में लेकर आया है एक बार फिर, उस भारत को आजादी कैसे मिली, कौन से वो लोग थे, कौन से वो प्रमुख घटनाक्रम थे जो देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए थोड़ी देर का इंतजार है, प्रधानमंत्री इस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होंगे आंचल, और ये वही ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो सबसे पहले यहीं पहुंचे थे। अच्छा, ये तो कहा जाता है आदित्य कि किसी के दिल पर राज करना हो तो उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए, और इसी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कल हमने देखा। जिस तरह से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अलग अलग पकवान चखाए प्रवासी भारतीयों को, कईयों को शॉल उड़ाई। ये सॉफ्ट पावर का रूप हमने G20 की जो मेजबानी भारत को मिली है, हमने वो भी देखा। चाहे हम जयपुर की बात करें, अब कोलकाता में फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग है, ये कितना अहम हो जाता है खासतौर पर रिश्तों के साथ साथ निवेश के लिहाज से। देखिए, इसीलिए शायद मध्य प्रदेश के इंदौर को चुना गया है, वो इसलिए क्योंकि मालवा का खान पान, मालवा की संस्कृति, मालवा का आतिथ्य सत्कार, और जिस तरीके से ये लगातार जब पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो उस पंच प्रण में एक बात प्रधानमंत्री ये भी बोलते हैं कि हमें हमारे इतिहास पर गौरव होना चाहिए। इस भारत की संस्कृति बहुत बरसों पुरानी है और बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जो प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंच रहे हैं, उनको जो मालवा का खान पान है, ना सिर्फ इस जगह पे वेन्यू पे जो खाना चल रहा है वही नहीं, उसके अलावा जो इंदौर के 56 दुकानों की बात की जाए, राजवाड़ा की बात की जाए, वहां पर हमने देखा मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे, खुद प्रवासी भारतीयों के साथ बैठकर वो जो यहाँ का स्थानीय फूड है उसका आनंद ले रहे हैं और उसके बारे में उन लोगों को बता भी रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर एक और नया प्रयोग भी कर रहा है इस 17वें प्रवासी भारतीय में, वो है होम स्टे का। पधारो म्हारो देश जिसका नाम दिया गया है। जो प्रवासी भारतीय दूसरे देशों से यहां पर पहुंच रहे हैं उनको अपने घरों में आतिथ्य कराया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल यही कहा था कि सरकार के प्रयासों को अगर सामाजिक संस्थाएं या समाज के लोग भी पैरेलल आगे लेकर जाते हैं तो उसके परिणाम दोगुने होते हैं। और यही हुआ कि जब वो लोग इंदौर पहुंचे तो इंदौर के कुछ परिवारों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। वो लगातार 2 से 3 दिन से उनका इस खातिरदारी में लगे हुए हैं, अलग अलग पकवान उनको खिला रहे हैं, जिससे भारतीय परिवारों के जो मूल्य हैं, भारतीय परिवारों की जो महत्वता है, जो खान पान है, किस तरीके से भारत के परिवार रहते हैं, संस्कृति भारत की क्या है, ये बताने की कोशिश भी हो रही है। और यही वसुधैव कुटुंबकम की जो बात भारत करता है ना, ये कहीं ना कहीं उस स्तर पर पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिल्कुल, तभी कहते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान का दिल देखना है तो मध्य प्रदेश आइए। और आज के अगर मैं सत्र की बात करूं, क्योंकि कल आपसे चर्चा हो रही थी, तो कल नवाचारों और नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको समर्पित वो सत्र था। अगर मैं आज की बात करूं तो हेल्थ केयर इकोसिस्टम में प्रवासी भारतीयों के क्षमताओं का दोहन कैसे किया जाएगा, आज सत्र पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे अहम बात है, हमने देखा कि खास तौर पे कोरोना काल में कैसे इकोसिस्टम को इवॉल्व किया गया, प्रवासी भारतीय किस तरह से आगे आने वाले समय मदद कर पाएंगे, उस लिहाज से आज का सत्र बेहद अहम। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, वो इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना काल का जो आप जिक्र कर रही हैं ना, ये कहा गया था कि जब कोरोना का दौर खत्म होगा उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किस देश ने हेल्थ सेक्टर की बात की जाए या आर्थिक सेक्टर की बात की जाए उस पर अच्छा काम किया था। ये उस वक्त नहीं हो पाएगा। नवाचार तो हो रहे थे, हर देश हर राज्य अपने अपने स्तर पर काम कर रहा था, लेकिन भारत में हेल्थ सेक्टर का एक अलग मॉडल तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में जहां यह सम्मेलन हो रहा है, अलग अलग जिलों की समितियां बनाई गई जहां पे वो काम कर रहे थे।
कुछ इसी लिहाज से अगर समझे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में हेल्थ सेक्टर में जो नए नवाचार किए गए या भारत में जो नए नवाचार हुए हैं उनको एक्सचेंज करने का प्रयास भी यहां पर किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता संभवतः स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताऊं, G20 की अध्यक्षता भी अब भारत इस बार कर रहा है। G20 शेरपा जो है वो अमिताभ कांत वो भी एक सत्र में यहां पर संबोधित करने वाले हैं। कैसे हम एक्सचेंज ऑफ आइडिया पर काम कर सकें, कैसे हम तकनीक पर काम कर सकें और अगर कोई अच्छे प्रयास दूसरे देशों में भारत के ही लोग अगर कर रहे हैं तो उसका लाभ क्यों ना भारत को मिले, या भारत में जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और भारत तो दुनिया भर को कई संदेश भी देता आया है। जब कोरोना काल आया हमने देखा कि 100 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन भी पहुंचाई और सबका साथ सबका विकास की बात भी भारत करता है। ऐसे में अगर भारत में भी कोई अच्छे प्रयास हो रहे हैं, हमारा कोविन पोर्टल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था वैक्सीनेशन के टाइम पे, जिसको कई दुनिया के कुछ देशों ने उसको सराहा भी था। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत की एक अलग छवि भी कोरोना काल में देखने को मिली थी और यही प्रयास इस सम्मेलन के जरिए भी भारत करने की कोशिश करेगा। एक और बहुत अहम बात है आदित्य कि जब हम प्रवासी भारतीयों का जिक्र करते हैं और ऐसा हमेशा हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा से मन की बात संवाद जरूर साझा करते हैं, क्योंकि ये वही प्रवासी हैं जो रेमिटेंस के तौर पर किस तरह माँ भारती का कर्ज चुकाते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से कि वहाँ पर जो प्रवासी पहुँचे हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें एक झलक देखने के लिए किस तरह से ललायत हैं। और ख़ास तौर पर प्रवासी भारतीय सॉन्ग, एक थीम सॉन्ग है, उसका भी आज अनावरण किया जाएगा। तो उस लिहाज से किस तरह के अलग अलग आप कल्चरल फ्लेवर्स देख पा रहे हैं। हालांकि ये सब कहीं और के रहने वाले हैं लेकिन जुड़े हुए हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ। कल्चर फ्लेवर की अगर बात करें तो यहाँ जब वो पहुंच रहे हैं, आज चूंकि एक खास दिन भी है क्योंकि औपचारिक तौर पर इसका शुभारंभ भी हो रहा है और प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो वो प्रवासी भारतीय अपने अपने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांस्कृतिक परिधानों में आ रहे हैं, अपने जो उनके वेशभूषा है उसमें वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर भारत की संस्कृति जो अलग अलग बिलोंग करती है। अगर वो गुजरात से हैं तो गुजरात की जो पारंपरिक वेशभूषा है वो कल्चर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। बिहार से हैं तो वो जो कल्चर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, या साउथ इंडिया से हैं तो वहां से भी अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो संस्कृति, ये कहें कि एक मिनी इंडिया की एक छवि यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने वो प्रवासी भारतीय भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है जब चलिए वापस हम आदित्य से संपर्क साधेंगे, लेकिन बहुत अहम बात आदित्य कह रहे थे कि चाहे केम छो, तुसी किद्दा हो या फिर हाउ आर यू, यानी अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनका एक ही, अगर हम माला की बात करें तो अलग अलग मोती हैं ये, लेकिन माला तो भारत ही है जिसमें पिरोए हुए हैं। और ये जो प्रवासी भारतीय हैं किस तरह से आज अपनी एक संस्कृति की झलक दिखाकर प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचेंगे, उसको लेकर भी हम तमाम आपको अपडेट्स देंगे। लेकिन आदित्य, इन तमाम जानकारियों को इतने बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां के हालात को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। जोशीमठ में जमीन धंसने और स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के सदस्य जोशीमठ का दौरा करेंगे। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। विशेषज्ञों का दल जोशीमठ की स्थिति का आकलन कर अपनी अनुशंसा देगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में चिंतित नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और वहां के हालात की जानकारी ली। पुनर्वास के कामों को तेज गति से करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है।
तो जोशीमठ के इस समय जो हालात हैं उस पर जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर डी न्यूज़ की टीम मौजूद है और वहां पर हो रहे हर अपडेट पर हमारी पैनी नजर है। यहाँ कई मकान डेंजर जोन में हैं। यहाँ से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। जोखिम और खतरे से भरे इस जोन में किस तरह के हालात हैं, जोशीमठ में इसका जायजा लिया हमारे ग्राउंड रिपोर्टर नीरज सिंह ने। हम आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ में मकानों की स्थिति किस तरह की है। और ऐसे ही एक मकान में हम पहुंचे हैं जहां दरार के कारण अब ये मकान डेंजर जोन में है। यहाँ पर रह नहीं सकते, लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। पूरा जो फर्श है वो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। इस मकान की अगर आप स्थिति देखें, ये मकान किस तरीके से डैमेज है और कभी भी किसी भी क्षण ये मकान ढह सकता है। ऐसे ही 600 के करीब जो मकानें हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि जो डेंजरस जोन में जो मकान हैं वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। और कई जगह इंतजाम किए भी गए हैं। वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी भी जो बात है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये पूरा मकान अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। तो ये अचानक से स्थिति हुई एकदम से, ये एकदम स्थिति हुई 2-3 तारीख को, ये एकदम ऐसी स्थिति हुई। तो उस समय जब ये दरका या जगह जगह दरारें पड़ी, कितने लोग उस समय थे? 4 लोग थे उस समय, तो यहाँ रहते थे, वो अब देहरादून चले गए। कि अभी भी कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको वहाँ से निकालकर दूसरी सुरक्षित जो जगह हैं वहाँ पर पहुँचाया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग, इनकी कई ज़रूरत की चीज़ें इन मकानों के अंदर हैं, सर्दी का मौसम है और उस स्थिति में ये लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ भी होंगी। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि जो भी करा जाएगा इन लोगों के लिए वो राज्य सरकार करेगी, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में इनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। तो जोशीमठ में किस तरह के हालात हैं, प्रशासन किस किस तरह से कदम उठा रही है, किसी भी आपात स्थिति के लिए प्रशासन की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, इस पर खास बात की चमोली के डीएम हिमांशु खुराना से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। डीएम चमोली हिमांशु खुराना जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? 2 क्षेत्र हैं जहां पर दरारें परिलक्षित हुई हैं। एक ये रविग्राम और गांधीनगर वार्ड्स वाला एरिया है, जहां पिछले 1 वर्ष से स्लोली ग्रेजुअली हमने कुछ घरों में हमें दरारें दिखी। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो पिछले 1 महीने से जहां पर कुछ दरारें परिलक्षित हुई हैं, जिन क्षेत्र का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण किया है। तो जो ये नया क्षेत्र है, बेसिकली यहाँ पर जो दरारें हैं काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी स्पीड से यहाँ बढ़ी हैं और अभी भी कुछ जगह बढ़ रही हैं। तो उसको देखते हुए जो प्रभावित लोग हैं उनमें से कई परिवार, लगभग 45 परिवार हैं जिनको हमने अभी टेम्प्रेरी लोकेशंस पर हमने शिफ्ट किया है। जिन लोगों को आपने शिफ्ट किया है वहाँ किस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि लोग अपने लग्जरी घरों को छोड़कर आए हैं, कई तरह की सुविधाएं, जाड़े का मौसम है, तो वहाँ प्रशासन किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है? उसमें सभी बेसिक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो बिजली, पानी और खान पान की व्यवस्था है। हमने फूड पैकेट्स भी बना के हमने व्यक्तियों को दिए हैं। हमने एक कॉमन एरिया में हमने एक कॉमन किचन भी स्थापित किया है, जहाँ पर लोग आके किसी भी टाइम पे खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना किचन और अपना सामान खुद लेकर आए हैं, तो वो कहीं अपने स्तर पे भी लोग खुद कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने अभी आज एक और इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि जो भी लोग अपना घर छोड़कर रेंट पर रह रहे हैं, जो अपने अकोमोडेशन, अपने अरेंजमेंट्स जिन्होंने डिसाइड किया है वो खुद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको 6 महीने तक 4,000 रुपया प्रति माह उसमें देगी। सीएम यहाँ पर खुद पहुँचे हैं और उन्होंने रिव्यू किया है पूरी स्थिति को। लगातार आप लोगों के टच में भी हैं, पूछ भी रहे हैं किस तरह के हालात हैं, किस तरह के दिशा निर्देश हैं और कई आपात सेवाओं को उन्हें
अलर्ट मोड पे रखने के लिए बोला है। तो वो कौन कौन सी सेवाएं जो अलर्ट मोड पे हैं? जो संबंधित विभाग हैं, जैसे वो पेयजल हो, विद्युत आपूर्ति हो, फूड सप्लाईज हो, फूड सेफ्टी हो, तो इन सभी के लिए हमने एक स्ट्रिक्ट कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है वो भी एक्टिवेटेड है, सभी डिपार्टमेंट्स अलर्ट पर हैं और सभी अपनी ड्यूटीज़ की तरफ सजग हैं। हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, उसके नंबर भी हमने सार्वजनिक किए हैं। जो भी समस्याएं हैं या जो भी बेसिक नीड्स हैं लोगों की, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नीड्स उन तक पहुंचें। और इसके साथ ही जो लोग अभी भी डेंजर जोन में हैं या जिनके मकानों में दरारें हैं, प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उन लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। और अब बात एरो इंडिया 2023 की, जिसका 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के बारे में आज नई दिल्ली में विदेशी दूतों को जानकारी देंगे। 5 दिवसीय प्रदर्शनी कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ साथ भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन भी आयोजित होगा। एरोस्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़े निवेशकों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में दुनिया भर के विचारक भी भाग लेंगे। एरो इंडिया विमानन उद्योग में सूचनाओं, विचारों और नए विकास कार्यों के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर ये प्रदान करेगा। ये प्रदर्शनी कार्यक्रम घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा मेक इन इंडिया के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा। 55 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 540 से अधिक प्रदर्शकों ने एरो इंडिया 2021 में भाग लिया था। बात करते हैं उत्तर भारत की, और इस समय वो प्रचंड ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। एक तरफ बर्फीली हवाओं की चुभन, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी हालात खराब। दिल्ली समेत यूपी और बिहार के कुछ राज्यों में स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। जहां देश की राजधानी दिल्ली प्रचंड सर्दी में जमी जा रही है, वहीं उत्तर भारत के बाकी राज्यों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज सुबह कई राज्यों में कोहरे की सफेद चादर देखने को मिली, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक कोहरे की चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे भटिंडा, चंडीगढ़, आगरा और लखनऊ में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। वहीं अमृतसर, अंबाला, दिल्ली का सफदरजंग, वाराणसी, भागलपुर और राजस्थान के गंगानगर में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, उत्तर प्रदेश के बरेली, बहराइच और प्रयागराज, जबकि बिहार के गया और पटना में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition.
India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं पंजाब की, जहां के गुरदासपुर जिले में बीएसएफ की आदिया पोस्ट पर बीती रात 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इसके तुरंत बाद बीएसएफ के जवानों ने 74 राउंड फायरिंग की और 2 बम भी छोड़े। पाकिस्तान की ओर से घुसा ये ड्रोन करीब 15 मिनट तक भारत की सरहद में घूमता रहा। इलाका जो है बीएसएफ का तलाशी अभियान वहां पर अभी जारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले चरण में पीयूष गोयल विख्यात बहुराष्ट्रीय उद्यमों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उद्योगपतियों और थिंक टैंक के साथ राउंड टेबल बैठक में भी वो शामिल होंगे। साथ ही पीयूष गोयल 11 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में 13वीं व्यापार नीति फोरम की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले वे यूएसटीआर राजदूत कैथरीन ताई के साथ बैठक भी करेंगे। टीपीएफ की अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अमेरिका की ओर से यूएसटीआर द्वारा की जाती है। वॉशिंगटन डीसी में वे अमेरिका की जो वाणिज्य मंत्री हैं जीना रायमोंडो, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही कुछ उद्योगपतियों पर भी वहां पर बैठक में शामिल होने की संभावना है, उनके साथ भी परस्पर बातचीत होगी। भारत और अमेरिका दोनों स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों देश क्वाड, I2U2 और IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भी सहयोग कर रहे हैं। इन दौरों से उभरे परिणाम दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल न्यू जर्सी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री आगामी 13 जनवरी को विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा कर 52 दिन में वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्या है इस क्रूज की खासियत? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर एक वीडियो साझा किया है, आइए देखते हैं। जिंदगी एक सफर है और उस सफर पर हर कोई चलता है, मगर कुछ सफर खास बन जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी जो कि 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेगी। वाराणसी से चलते हुए बांग्लादेश के रास्ते होते हुए यह असम तक पहुंचेगी और इस पहल को सफल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जिसको आसान किया भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल ने, जिसके तहत यह क्रूज बांग्लादेश के निश्चित मार्गों से बिना किसी बाधा के पारगमन कर सकेगा। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया। गंगा विलास एक अत्याधुनिक लग्जरी क्रूज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतुलनीय भारत को साकार करने की ओर एक नया अध्याय लिखने वाला है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर स्थापित गंगा विलास 51 दिनों में 3000 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करेगा। इसके बाद 15 दिनों तक क्रूज यात्रियों को बांग्लादेश के तमाम हेरिटेज से रूबरू कराएगा और अंत में गुवाहाटी के रास्ते क्रूज भारत में प्रवेश करेगा और शिव सागर होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचकर अपने खूबसूरत सफर की मंजिल तक पहुंचेगा। क्रूज अपने इस सफर के दौरान यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना और कई अन्य नदियों के किनारों पर फैले 40 प्रतिष्ठित स्थलों पर ले जाएगा। गंगा विलास पर्यटकों के लिए एक नया पहल है, जिसके माध्यम से लोग जलमार्ग से जुड़े आकर्षित करने वाले मनोरम दृश्य से रूबरू हो पाएंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण हेरिटेज को देख पाएंगे और पर्यटकों द्वारा की गई खरीदारी से लोगों के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे उनका सफर न भूलने वाला साबित होगा। 13 जनवरी 2023 काशी से वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा।
ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। खबर G20 से जुड़ी हुई, जिसकी प्रेसिडेंसी के तहत भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज से कोलकाता में 3 दिन की एक बैठक शुरू होगी, जिसमें वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 समूह की बैठक के प्रारंभिक सत्र में वित्तीय समावेशन पर भारत की भूमिका को लेकर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। वहीं डिजिटल वित्तीय समावेशन अवसंरचना पर बल को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्रों को शामिल करते हुए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी, प्रदर्शनियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आइए अब जानते हैं क्या कुछ चल रहा है G20 को लेकर सोशल मीडिया पर। भारत की G20 की अध्यक्षता एक्शन और एक्टिविटी के साथ साथ सोशल मीडिया जगत पे भी छाई हुई है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो या भारत की अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम को कम करने पर एक नया कार्य समूह हो, सोशल मीडिया इस तरह की कई सारी खबरों से भरा हुआ है। अब हम आपको कुछ ऐसी खबरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में धूम मचा दी है। मैं तृप्ति त्रिपाठी सोशल मीडिया बस के इस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूं और दिखाती हूं कुछ खास खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और तुरंत ही सोशल मीडिया में हलचल मच गई। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार का गहन अध्ययन है, जो काफी प्रेरणादायक है। हम भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत की G20 अध्यक्षता ने कई नए मार्ग खोल दिए हैं। वास्तव में G20 भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम में कमी करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कार्य समूह स्थापित करने के लिए तैयार है। यह समूह आपदा जोखिम में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की नई दिशा में काम करेगा और आपदा के खिलाफ वैश्विक तैयारियों को और बढ़ाएगा। G20 के तहत टास्क फोर्स 2 इस बात पर चर्चा करेगी कि कैसे देश वैश्विक डिजिटल कॉमन्स के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ये विचार करेगी कि प्रौद्योगिकी को कैसे सस्ता और सुलभ बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि G20 प्रतिनिधियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करने का भी मौका मिल रहा है, जिसकी एक झलक देखने को मिलेगी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में। हम्पी सांस्कृतिक ट्रैक बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब बात करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा कुछ दिनों में। हम इसमें अपने उज्जवल और महत्वाकांक्षी छात्रों को देखने के लिए उत्सुक हैं, जो कि देश के भविष्य के वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। क्या आपने इसमें हिस्सा लेने के लिए साइन अप किया? अगर नहीं तो जल्द करें। और अब नजर डालते हैं अहमदाबाद रिवरफ्रंट फ्लावर शो पर, जो कि भारत की G20 अध्यक्षता को खास तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। फ्लावर शो के दौरान कई प्रकार के देशी और विदेशी फूलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इसके बारे में तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा तेज हो गई। गौरतलब है कि इस साल इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष भी मनाया जा रहा है और खास तौर से भारत में इस पे विशेष जोर दिया जा रहा है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि G20 के साथ इसने भी सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है। अब भारत में G20 की धूम हमें आसमान पे भी दिखाई देगी। बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि 8 जनवरी यानी आज से 14 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की G20 आधिकारिक थीम है। तो क्या आप इस पतंग महोत्सव में जाने वाले हैं? अगर हाँ, तो अपनी सेल्फी जरूर लें G20 फोटो बूथ पर। इस सेगमेंट में बस इतना ही। G20 से रिलेटेड खबरों के लिए फॉलो करते रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, DD प्रीमियर्स में आपका स्वागत है।
मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास धारावाहिकों की, कुछ खास कार्यक्रमों की। तो सबसे पहले बात कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि तितली उदय पर शादी करने का दबाव डालती है और दूसरी तरफ पूजा अपने किडनैपर्स की पहचान करने की कोशिश करती है। उसके सामने मेरा जिक्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब समझ में आया कि ये आदमी कौन हो सकता है। क्या सचमुच पूजा पहचान पाई उसे? तू मुझसे शादी करेगा ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अकेले में बात करनी। क्या आप उदय से प्यार करती हैं? आखिर कीर्ति इस सवाल का क्या जवाब देगी? तो क्या पूजा अपने किडनैपर्स को पहचान पाएगी? ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और बाल कृष्ण में आज आप देखेंगे कि माता रोहिणी बलराम और श्री कृष्ण को श्री गणेश जी की महिमा कथा सुनाती हैं। रुकिए, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। बालक, कौन हो तुम? और तुम मुझे भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं गणेश हूँ। माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं शिव हूँ। पार्वती मेरी पत्नी है। मुझे नहीं पता था कि गणेश जी इतने साहसी और पराक्रमी थे मैया। हाँ पुत्र, गणेश के पराक्रम और साहस के 2 कारण थे। पहला कारण था कि वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे और उनका दूसरा कारण था कि माता पार्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। महर्षि नारद, अब आपको ही मध्यस्थता करके इस प्रलय को रोकना होगा। कैसी होगी ये महिमा कथा, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और तेजपुर जनरल स्टोर में आज आप देखेंगे कि पारो को रिक्की के घर देखकर आकाश हैरान रह जाता है। वो उससे इसकी वजह जानना चाहता है, लेकिन पारो सोने को बचाने की वजह से उसे कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती चली जाती हैं। एक बार पहले भी तुम खामोश थी पारो। रिकी का पीछा करते वक्त भी तुमने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज नहीं पारो। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है। अपने देवता को इस तरह बीमार छोड़कर तुम नहीं जा सकती। कुछ तो बात थी पारो, कुछ तो ऐसी बात थी जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। सोचने को बचा ही क्या है, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो चुका है। पहले सब कितना सिंपल हुआ करता था, है ना? हाँ, सिंपल तो था क्योंकि उस वक्त प्यार नहीं था, और अब प्यार है तो ऑब्वियसली दिल और दिमाग की लड़ाई तो होनी ही है। क्या करूं, कैसे बताऊं आकाश भैया को ये सब जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बात करते हैं ब्राजील की, जहां पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने रविवार को संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में जमकर प्रदर्शन किया। ब्राजील में पिछले सप्ताह राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला डी सिल्वा के औपचारिक सत्ता ग्रहण का विरोध करते हुए बोल्सोनारो के समर्थक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस आए। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन और सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। ब्राजील सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मालूम हो कि ब्राजील की मीडिया में दिखाई गई तस्वीरों का हवाला देते हुए CNN ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को सुरक्षा बाधाओं और
पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, देश की शीर्ष अदालत और राष्ट्रपति भवन में घुस गए वो, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान आया। यूक्रेन और रूस को लेकर एक तरफा युद्ध विराम रविवार को समाप्त हो गया। 36 घंटे बाद ये समाप्ति हुई, जिसके बाद रूस ने हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में रूस ने 600 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे पर अभी कुछ भी नहीं कहा। रूस के इस दावे के बाद पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क क्षेत्र से आया वीडियो सामने आया, जिसमें रूसी रॉकेट हमलों के कारण शहर में हुआ नुकसान देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अमेरिका मेक्सिको सीमा का दौरा किया। उनकी यात्रा से नई नीतियों के परिणाम की उम्मीद दिखती नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये दिख रहा है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका मेक्सिको सीमा की उनकी ये यात्रा 9 और 10 जनवरी को मेक्सिको में मेक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक नियोजित उत्तरी अमेरिका शिखर सम्मेलन से पहले हो रहा है। इजराइल ने रविवार को एक फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी के वीआईपी यात्रा पास को निलंबित कर दिया। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और उसके आसपास यात्रा करने के लिए अल मलीकी को पास प्रदान किया गया। खबर नाइजीरिया से, जहां के दक्षिणी प्रांत ईदो में अज्ञात सशस्त्र बंदूकधारियों ने एक ट्रेन स्टेशन पर हमला किया और 30 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर को हुई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हथियारबंद अपराधियों ने शनिवार शाम टॉम इक्विमी स्टेशन पर हमला किया, जब यात्री एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यह रेलवे स्टेशन राज्य की राजधानी बेनिन सिटी से लगभग 111 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वक्त एक ब्रेक का। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. रुक करते हैं खेल की खबरों का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बात करते हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के गैर वरीय खिलाड़ी सेबेस्टियन कोर्डा को 6-7, 7-6, 6-4 से हराकर एडलेड इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किया है। ये जोकोविच के करियर का 52वां एकल खिताब है। 35 वर्षीय सर्बियाई अब ओपन एरा में सबसे अधिक पुरुष एकल खिताबों की सूची में राफेल नडाल के साथ चौथे स्थान पर। दो बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने रविवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम से हटने का फैसला किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। इसकी जानकारी ऑस्ट्रेलियन ओपन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई। हालांकि ओसाका के हटने का कोई कारण नहीं बताया गया। अनुभवी अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स भी पिछले हफ्ते ऑकलैंड क्लासिक में चोटिल होने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन से हट चुकी हैं। और अब बात आपके फेवरेट सेगमेंट हेरिटेज की, जहां हम आपको आज लेकर चलेंगे ऐतिहासिक इमारतों के शहर पत्तदकल की सैर पर। ये सुंदर शहर कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यहाँ आपको 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर के साथ साथ कई प्राचीन स्मारक भी देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं इस सैर पर। ये है ऐतिहासिकता और भव्यता को बखूबी प्रस्तुत करता पत्तदकल।
ये शहर अपनी सुंदर इमारतों और स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पत्तदकल कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित एक खूबसूरत शहर है जो विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का एक समूह है। पत्तदकल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर सम्मिलित हैं, जबकि इन प्राचीन मंदिरों का महत्वपूर्ण केंद्र विरूपक्ष का मंदिर है, जिसे रानी लोक महादेवी ने 740 ईस्वी के आसपास बनवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित विरूपक्ष मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जो पत्तदकल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि पत्तदकल की स्थापना 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के तहत की गई थी। पत्तदकल नाम का अर्थ है राज्य अभिषेक का स्थान, जिसका इस्तेमाल चालुक्य राजाओं के राज्य अभिषेक समारोह के लिए किया जाता था। ये प्राचीन स्थल विभिन्न राजाओं और राजवंश के शासन का गवाह रहा है, जिसमें संगमा वंश और मुगल साम्राज्य भी शामिल हैं। ऐतिहासिक स्थलों का घर होने के कारण ये स्थान दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करेंगे अमेरिका के लास वेगास में हो रहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के बारे में। यहाँ दुनिया भर से लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका के लास वेगास शहर में इनोवेशन का वर्ल्ड कप कहे जाने वाले CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो लौट आया है। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किए गए अपने नवाचारों को दिखाने के लिए आते हैं। हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों में दाखिल हो चुके बिजली से चलने वाले उत्पादों में बड़ी तेज़ी से बेहतरी देखने को मिल रही है। इस इलेक्ट्रॉनिक शो में आवाज़ से चलने वाले खिलौने से लेकर ऐसे उपकरण भी मौजूद हैं जो ये बता सकते हैं कि फल कितना पका हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है कि आप रोबोट से लेकर ड्रोन और कार से लेकर एयरक्राफ्ट तक को अपनी आवाज़ से नियंत्रित कर पाएं। आपको मशीनें चलाने के लिए कोई इंजीनियर या प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। इस उपकरण में हमारे पेटेंट कराए हुए इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये ब्रेन वेव को माप सकता है। इससे ये उपकरण डिमेंशिया, पार्किंसंस, डिप्रेशन और दिमागी चोट जैसी समस्याओं का समय से पता लगा पाएगा। नए नए तरीकों के इन गैजेट्स में कुछ सुनने में अजीब ज़रूर लग सकते हैं, पर इन्हीं गैजेट्स में से कुछ हमारी ज़िंदगी बदलने की संभावनाएं रखते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शो जैसे आयोजन दुनिया भर के तकनीक प्रेमियों को नई नई संभावनाएं तलाश करने की प्रेरणा देते हैं और इस कार्डियक अरेस्ट के समय मददगार साबित होने वाले गैजेट की तरह ये नए नए उपकरण न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचाने की क्षमता भी रखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी दूसरों की जिंदगी बचाने में सक्षम बन सके। इसलिए हमने ये पहला घर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला जीवन रक्षक डेफिब्रिलेटर बनाया है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। हम इसकी मदद से 2022 में ही 3 महीने के बच्चे से लेकर 83 साल की महिला तक की उम्र के 17 लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। CES नवाचार दुनिया का वर्ल्ड कप है। कंपनियों के लिए खुद की छवि बनाने के एक शानदार मौका है, जिससे वो नए नए लोगों और व्यापार के लोगों से रिश्ते बना सके। साथ ही हम इस शो में स्टार्टअप को भी मौका देते हैं, क्योंकि अच्छे आइडिया तो कहीं भी आ सकते हैं। 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक हो रहे इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में करीब 3200 इनोवेटर्स अपने उत्पादों को लेकर शामिल हो रहे हैं। इस तरह के शो में नवाचारों को बढ़ावा देने से कम कीमतों में
जिंदगी बदल सकने वाली तकनीकें घर घर तक पहुंचेंगी और भविष्य में तकनीकें लोगों को बेहतर जिंदगी जीने में मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बात सिनेमा जगत की। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्होंने किसी न किसी सामाजिक विषय पर संदेश दिया। इन दिनों अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह अपनी आगामी फिल्म छतरी वाली को लेकर काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म यौन शिक्षा विषय पर बनी है। तेजस प्रभा विजय देवस्कर द्वारा निर्देशित ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म G5 और पर 20 जनवरी को स्ट्रीम होने जा रही है। रकुल के अलावा फिल्म में सुमित व्यास, सतीश कौशिक, डॉली आलूवालिया, प्राची शाह पंड्या और रीवा अरोड़ा अहम रोल में। ओए अंकल जी, पतंग उड़ानी नहीं आती तो गुब्बारा उड़ाया करो ना, गुब्बारा। नींबू तैयार रखना, आ रही। नींबू शिकंजी पीनी है क्या इसको? तू आम की लकड़ी भेजना, चंदन की मत भेज देना। पता चला शादी में मैयत का सामान भेज दिया। भैया जी बात एक ही है। स्पेशल एडिशन हूँ मैं, बूम पटाखा उड़े। भाभी, आपने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? अरे कुछ नहीं, वो सर में थोड़ा सा दर्द है ना, इसलिए। ये दूसरा मिसकैरेज था। पहले भी 2 बार अबॉर्शन करा चुकी है। हर घर की एक ही कहानी है सानिया। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मैं तब से शोरूम का सामान सेट कर रही थी, बट प्रॉब्लम तो गोडाउन में है। ठीक तो मुझे वो करना है। मतलब क्या करोगे? मैं तो पढ़ाऊंगी। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है। हिम्मत बहुत होती है इनमें। और मशहूर कवि और गीतकार कमर जलालाबादी की आज पुण्यतिथि है। अपनी शायरी और गानों के लिए प्रसिद्ध कमर जलालाबादी के गीत आज भी बड़े पैमाने पर सुने जाते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं उनके सदाबहार गीतों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, खिली कली भंवर से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा। कली कली चूम के राही मत वाले। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे